Okay, we will start with exercise 2. Give first chapter number 1, exercise number 2. First दिया है give mathematical expression for the least count of a vernier caliper. Mathematical expression यानी फॉर्मूला पूछा है. तो फॉर्मूला पूछा है तो यहाँ पे we have two formulae to calculate least count of a vernier calipers. First formula is given on page number 20. यहाँ पे देखो पेज नंबर 20 पे फर्स्ट फॉर्मूला दिया है. व्हाट इज दिस फर्स्ट फॉर्मूला? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स ये दिया है. लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल. ये लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया काफी बार. यू शुड रिमेंबर लीस्ट काउंट ऑफ रूलर. ओके, स्केल नहीं बोलते हम लोग, रूलर बोलते हैं. लीस्ट काउंट ऑफ रूलर यहीं पे दिया होगा. लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल, ठीक है. लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर. बाय हार्ट करना है. उसके बाद लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर. तो वर्नियर का लीस्ट काउंट क्या है? ये 0.1 है तो वो है 0.01. और स्क्रू गेज का अच्छा 0.01 सेंटीमीटर. तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल ऑफ व्हाट? मीटर स्केल. मीटर स्केल क्या है? ये वही स्केल है जो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में होती है. ओके, विच इज द मीन स्केल. तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर्स. ओके, एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर. वर्नियर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर. और फिर माइक्रोमीटर या तो स्क्रू गेज. ओके, माइक्रोमीटर या तो स्क्रू गेज, उसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर्स. ये तीनों बाय हार्ट करना होता है, ठीक है. नाउ ओके, वी नीड टू बाय हार्ट ऑल दिस. अच्छा, इसका एक फॉर्मूला तो ये हो गया, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का फॉर्मूला एक ये हो गया. एक और फॉर्मूला है दैट इज ऑन पेज नंबर 21. ये देखो लास्ट स्टेप में यहां पे दिया है. लास्ट स्टेप में दिया है लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर इज इक्वल टू 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग. ओके, तो ये भी एक फॉर्मूला है. 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग. देखो 90% ऑफ द टाइम तो यही फॉर्मूला यूज होता है. 90% ऑफ द टाइम, I will say 99% of the time we use this formula. But sometimes we come across a question which cannot be solved by that formula, so we will use this expression or this equation formula to find out the least count. I think we have discussed this. Okay, तो ये दो फॉर्मूला है least count के, दोनों बाय हार्ट कर लो वर्नियर के. Now second question, describe how you could use a vernier to measure length of a small object. स्मॉल ऑब्जेक्ट का मेजर कैसे करेंगे? तो स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम लोग मूवेबल जॉस या तो आउटर जॉस के अंदर उनको हम लोग लॉक कर लेंगे. ओके, तो वी विल, तो दिस इज एक्चुअली हमको आउटर जॉस या मूवेबल जॉस लिखने. ओके, दिस इज मूवेबल जॉस और आउटर जॉस, दीज आर इंटरनल जॉस आई गेस. ओके, इसका हमको एक मिनट. ओके, तो लेंथ ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट दिया तो नहीं है इसमें मेथड टेक्स्ट बुक में, बट वी कैन राइट कि हाउ कैन वी मेजर द लेंथ ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट. तो वी विल होल्ड द स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन दीज टू जॉस. ये दो जॉस है, इन जॉस को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल जॉस. ओके, और ऊपर ये जो जॉस है ना, ये दोनों जॉस, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं, एक मिनट, ये जो जॉस है नीचे वाले, ये नीचे वाले जॉस को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल जॉस. ओके, दीज आर एक्सटर्नल जॉस. दिस इज फिक्स्ड जॉ एंड दिस इज स्लाइडिंग जॉ. ओके, ये स्लाइडिंग जॉ. और ऊपर जो जॉस होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो जॉस है इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल जॉस. ओके, तो these are external jaws, these are internal jaws. This is fixed jaw, this is movable jaw. ये जो white वाला है ये fixed jaw है और जो green वाला है this is movable jaw. तो I will hold the object to be measured in between the external jaws. ठीक है, I will hold the object to be measured in between the external jaws and I will slide the movable jaw so that it touches the object to be measured against the
फिक्स्ड जॉ। ओके, सो ये हो गया लेंथ ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है, होल बिटवीन द टू जॉस, दैट्स इट, आउटर जॉस। एंड द इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, तो भाई इनर डायमीटर पता करने के लिए आई विल यूज इनर जॉस, आई विल यूज दिस इनर जॉस, एंड आउटर डायमीटर पता करने के लिए आई विल यूज दिस एक्सटर्नल जॉस। ओके, अब इसका कुछ देखना होगा तो वीडियो यूट्यूब पे देख लो, हाउ टू मेजर इनर डायमीटर ऑफ ए हॉलो सिलेंडर यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स, बहुत इजी है। ओके, इनर डायमीटर मतलब समझो एक पाइप है, पाइप के अंदर एक होल है, अब वो होल का डायमीटर अंदर से और वो पाइप का डायमीटर बाहर से, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर। अब अगर होल का डायमीटर हमको अंदर से चाहिए तो वी विल यूज दिस इनर जॉस, और पूरे पाइप का डायमीटर चाहिए तो एक्सटर्नल डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर के लिए आई विल यूज दिस आउटसाइड जॉस। ओके, इट्स वेरी इजी थिंग, वेरी इजी थिंग, एक बार देख लोगे समझ। इसमें दिया है क्या टेक्स्ट बुक में, इफ इट इज गिवन, लेट मी सी, यहाँ पे तो इंटरनल मेजरमेंट दिया है, एक्सटर्नल मेजरमेंट दिया है, बट द फिगर इज नॉट एक्सप्लेनेटरी, इसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, एक बार गूगल कर लो, मिल जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ विल यू मेजर द लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स। कुछ नहीं करना है इसमें, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा लीस्ट काउंट का, वही लीस्ट काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो। एक्सप्लेन हाउ यू विल मेजर द लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स, जस्ट फॉर्मूला लिख देने का, बिकॉज देयर इज नो सच डायरेक्ट मेथड की वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कैसे मिलेगा। वी हैव टू यूज द फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, कैलकुलेट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। मगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू दिया नहीं है तो हम लोग फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कुछ कर नहीं सकते, तो सिर्फ फॉर्मूला लिख के आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ वी विल फाइंड द जीरो एरर इन ए वर्नियर कैलिपर्स एंड शो हाउ टू ऑब्टेन द करेक्ट रीडिंग। तो जीरो एरर कैसे मिलेगा, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते नीचे, पेज नंबर या 21, दिस इज पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 पे है हाउ टू डिटरमाइन जीरो एरर। तो यहां से चालू करो, या चाहिए तो यहां से चालू करो। जीरो एरर इज द डिस्टेंस बिटवीन द जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल when the two jaws are made to touch each other. The zero on the vernier scale should coincide with the zero on the main scale. However, due to wear and tear, the zeros usually do not coincide with each other and the vernier is said to have a zero error. तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, जीरो एरर कैसे पता करते हैं, बाकी तो लेक्चर में हमने देख ही लिया है। हाउ डू वी फाइंड जीरो एरर। ओके, अगर वर्नियर स्केल को पूरे स्लाइड करके, जहां तक स्लाइड हो सकता है वहां तक स्लाइड करके मैंने उसको फिक्स जॉ के साथ ज्वाइन कर दिया, तो फिक्स जॉ से ज्वाइन करने के बाद ये जो वर्नियर का जो फर्स्ट मेजरमेंट होता है, वर्नियर की जो फर्स्ट लाइन होती है, इसमें क्लियरली नहीं है, इट्स नॉट मेंशन क्लियरली, चलो यहां पे देख लो, ये जो वर्नियर की फर्स्ट लाइन है, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ द वर्नियर एंड दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ द मेन स्केल। ये दोनों कोइंसाइड होना चाहिए, यानी दोनों एक के नीचे एक आने चाहिए। अगर ये दोनों एक के नीचे एक आते हैं, इसका मतलब जीरो एरर नहीं है। अगर यहां पर जब ये मूवेबल जॉ, दिस इज मूवेबल जॉ एंड दिस इज फिक्स्ड जॉ, यहां पे जब मूवेबल जॉ और फिक्स्ड जॉ को ज्वाइन किया है, तो वर्नियर का जो पहला लाइन है, द फर्स्ट लाइन ऑफ वर्नियर, अगर मैं देखता हूं, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द वर्नियर, फर्स्ट लाइन ऑफ द वर्नियर फर्स्ट लाइन ऑफ द मेन स्केल से मैच नहीं हो रहा है, वो राइट में है, तो दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर, दिस जीरो एरर इज पॉजिटिव। और अगर वर्नियर की पहली लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ द वर्नियर, फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ को ज्वाइन करने पर वर्नियर की पहली लाइन अगर मेन स्केल के पहली लाइन से लेफ्ट में है, तो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव जीरो एरर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव जीरो एरर। उसके बाद पूछा है कि और एरर कब नहीं होगा, जब मेन स्केल की जीरो की लाइन और वर्नियर की जीरो की लाइन एकदम एक के नीचे एक आ रहे हैं, एकदम एक के नीचे एक आ रहे हैं, मतलब कोइंसाइड हो रहे हैं। तो अगर कोइंसाइड हो रहे हैं तो जीरो एरर नहीं है, मगर टच करने पर अगर कोइंसाइड नहीं हो रहे तो जीरो एरर है। अब वर्नियर की लाइन अगर मेन स्केल के राइट में है तो पॉजिटिव जीरो एरर, वर्नियर की लाइन अगर मेन स्केल के लेफ्ट में जा रही है तो इट इज नेगेटिव जीरो एरर।
ओके, और जीरो एरर हमेशा माइनस ही होगा. व्हाट आई वांट टू से इज दैट हाउ टू ऑब्टेन, यहां पे दिया है क्वेश्चन में, हाउ टू ऑब्टेन करेक्ट रीडिंग. करेक्ट रीडिंग के लिए फॉर्मूला है, टोटल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला है जिसमें जीरो एरर भी आता है. तो इट विल बी समवेयर हियर. वेयर इज इट? okay, should be okay. तो इट इज हियर, पेज नंबर है 22. पेज नंबर 22 पे यहां पे दिया है करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर. तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जर्व्ड रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. दिस इज ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर. अब जीरो एरर खुद भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है. तो अगर नेगेटिव जीरो एरर होगा तो ये दो नेगेटिव्स मिलके पॉजिटिव बन जाएगा. ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द करेक्ट रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन. इतना लिख कर आ जाओ. दिस इज इट. व्हाई इज वर्नियर यूज्ड? तो वर्नियर कैलिपर्स इज यूज्ड टू फाइंड आउट एक्चुअल प्रिसाइज मेजरमेंट विच इज स्मॉलर देन 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर. अगर कोई भी चीज 0.1 सेंटीमीटर से छोटी है तो उसको मेजर करने के लिए वी विल नीड वर्नियर कैलिपर्स. और अगर मुझे प्रिसीशन चाहिए विच इज नॉट इन विच इज मोर देन 0.1 सेंटीमीटर, तो मैं वर्नियर कैलिपर्स यूज करूंगा. इट्स यूज शुड हैव बीन रिटन. देखते हैं जरा. ओके, यहां पर है शायद. तो द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर ये ठीक है. ओके, ठीक है. तो अगेन आई गेस आंसर टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है. वी विल हैव टू राइट इट बाय आवर ओन. ओके, सो टेक्स्ट बुक में तो आंसर नहीं दिया है व्हाई इज वर्नियर यूज. तो वी विल अगेन राइट द सेम थिंग दैट आई डिस्कस्ड कि वर्नियर इज यूज टू इफ वी हैव टू मेजर समथिंग विच इज स्मॉलर देन 0.1 सेंटीमीटर. तो 0.1 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल. तो मीटर स्केल से 0.1 सेंटीमीटर से छोटी चीज को मेजर नहीं कर सकते. वर्नियर से हम लोग 0.1 सेंटीमीटर से छोटी चीज मेजर कर सकते हैं. तो दैट इज द यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर टू measure objects which is smaller than 0.1 centimeter. For example, thickness of a paper. Thickness of a paper मैं scale से measure नहीं कर सकता. I have to use vernier calipers. Other thing I can say is that one more thing that which I can add to it is that if I need accuracy, okay, if I need accuracy which is up to 0.01 centimeter. तो 0.01 सेंटीमीटर की अगर एक्यूरेसी चाहिए तो आई विल यूज वर्नियर कैलिपर्स. और अगर सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी चाहिए तो आई विल यूज मीटर स्केल. ओके, देखो जब मीटर स्केल से मेजर करते हो ना, जब मीटर स्केल से मेजर करेंगे तो हमको क्या मिलता है. जैसे मैंने पेंसिल को मेजर किया, तो पेंसिल को मेजर किया तो मुझे मिलेगा 7.5 सेंटीमीटर. ओके, अब यही अगर वर्नियर से मेजर करोगे तो तुमको मिलेगा 7.5 और इसके आगे का डिजिट भी मिलेगा, यानी 7.51 या 7.52 या 7.53. तो समझो मुझे मिला 7.52 सेंटीमीटर. ओके, तो जब स्केल यूज करूंगा मीटर स्केल तो मुझे 7.5 सेंटीमीटर मिलेगा. जब वर्नियर यूज करूंगा तो मुझे 7.52 मिलेगा, यानी डेसिमल के बाद का सेकंड डिजिट मुझे मिलेगा. तो इसकी एक्यूरेसी कितनी है? इसकी एक्यूरेसी है 0.01 सेंटीमीटर और इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर. और स्क्रूगेज से या माइक्रोमीटर से अगर मैं पेंसिल को मेजर करता हूं, एक्चुअली 7.5 सेंटीमीटर माइक्रोमीटर से कर ही नहीं सकते. ओके, कर ही नहीं सकते क्योंकि इट इज टू बिग टू फिट इनसाइड द जॉस ऑफ द स्क्रूगेज. बट स्टिल अगर मैंने किया तो मुझे ये 7.5
फिर ये 2 ये तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर इसके आगे का डिजिट भी मिलेगा, यानी 7.524 सेंटीमीटर, ये थर्ड डिजिट भी मिलेगा। थर्ड डिजिट भी मिलेगा मतलब इसकी एक्यूरेसी कितनी हो गई, इसकी एक्यूरेसी हो गई 0 पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट 1 2 3, तो 001 सेंटीमीटर। तो हम लोग वर्नियर का वाई इज वर्नियर यूज, तो वर्नियर इज यूज टू मेजर ऑब्जेक्ट विच इज स्मॉलर देन 0.1 सेंटीमीटर्स, और वर्नियर इज यूज टू मेजर विथ एन एक्यूरेसी अप टू 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है, गिव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द लीस्ट काउंट ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज अगर हमको पूछा है तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का क्या चाहिए, लीस्ट काउंट चाहिए। ओके, लीस्ट काउंट का एक ही इसमें फॉर्मूला है, देयर इज जस्ट वन फॉर्मूला एंड दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज। एक मिनट, ये दिस इज दिस, पेज नंबर क्या है, ये पेज नंबर है 28। तो पेज नंबर 28 पे लीस्ट काउंट हमें दिया है। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज इज पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। और पिच क्या होता है, पिच होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। हाँ ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशन, मतलब एक बार अगर मैं स्क्रू रोटेट करूंगा तो उसका जो व्हाट इज दिस कॉल्ड, एक मिनट, स्क्रू, ओके दिस थिंग स्क्रू। तो एक बार जब मैं सर्कुलर स्केल को रोटेट करूंगा तो इसका स्क्रू आगे बढ़ेगा। ओके, एक बार अगर इस सर्कुलर स्केल को पूरा रोटेट करने पे ये कितना आगे बढ़ता है, ओके 0.1 सेंटीमीटर और वॉट एवर, तो ये जितना आगे बढ़ेगा दैट इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू। ओके, तो उसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस फॉर्मूला ही लिखना है। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्रू गेज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ ए वायर। तो अगेन दैट आई डोंट थिंक वुड बी गिवन इन द टेक्स्ट बुक, तो हमको सिर्फ ये करना है कि वायर को कैसे मेजर करें, थिकनेस ऑफ द वायर। तो वायर को हम लोग इस दोनों के बीच में रखेंगे, बिटवीन द स्टड एंड द स्क्रू। तो स्टड और स्क्रू के बीच में वायर को रखेंगे और सर्कुलर स्केल हम लोग घुमाते जाएंगे एंड वी विल मूव द सर्कुलर स्केल, और आई कैन से वी विल रोटेट द सर्कुलर स्केल, रोटेट बोलेंगे, दिया तो नहीं है इसमें, ओके, वी विल टर्न द सर्कुलर स्केल। तो हम लोग सर्कुलर स्केल को टर्न करेंगे, यहां पे लिखा है देखो, बाय टर्निंग द सर्कुलर स्केल वी विल टर्न द सर्कुलर स्केल so that the thimble which moves the scale towards or away from a fixed stud, ठीक है, so that the screw, this part screw, it touches the stud, और वायर कहां पर है, इन दोनों के बीच में। ओके, वायर है इन दोनों के बीच में। as soon as it touches, उसके बाद तो मैं रैचेट यूज करूंगा, क्योंकि टच होने के बाद भी अगर मैं सर्कुलर स्केल को टर्न कर रहा हूं तो वायर दबते जाएगी। ओके, वायर दबते जाएगी। अच्छा यहां पे दिया है, देखो यहां पे दिया है, ए माइक्रोमीटर इज यूज, क्या दिया है यहां पे, अ माइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर, द थिकनेस ऑफ द ग्लास और मेटल प्लेट, द थिकनेस ऑफ द पेपर। तो ये स्पिंडल है, दिस इज कॉल्ड स्पिंडल एंड दिस इज कॉल्ड एनविल, दिस इज कॉल्ड एनविल। तो मैं पहले सर्कुलर स्केल को टर्न करूंगा, ये सर्कुलर स्केल है, दिस इज सर्कुलर स्केल। तो ये सर्कुलर स्केल को टर्न करूंगा सो दैट द ऑब्जेक्ट टचेस द स्पिंडल टचेस द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द एनविल। ठीक है, द थिम्बल एज ए ग्रेजुएटेड, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। मेजरमेंट करने का टेक्निक तो नहीं दिया है, हाँ ये यहां पे दिया है, यहां पे दिया, आई कैन यूज दिस। इंसर्ट द वायर between the two fixed stud A and the moving stud B. The screw is turned till the moving stud B touches the one end of the object. The other end is already in touch with the fixed stud A. Take the reading of the gauge in this position, that is read the last division on the main scale, multiply by ये जो है
6 और बस ये 1 2 3 पॉइंट लिख दो और उसके बाद ये फॉर्मूला लिख देना है। करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस 0 एरर। ओके, तो पेज नंबर 28 पे है इसका आंसर। पेज नंबर 28 पे इट्स गिवन टू अस, पेज 28। ओके, पेज 28 में पॉइंट नंबर 4, 5th एंड 6th। नाउ ओके, ये नहीं है, दिस इज इट, पेज 28। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय पिच ऑफ अ स्क्रू गेज। तो पिच ऑफ अ स्क्रू गेज कहां पर है? अच्छा, ये सारे आंसर्स ना ऑलमोस्ट समरी में दिया ही है। ओके, समरी में सारे आंसर्स दिए हैं, बट स्टिल अगर टेक्स्ट बुक में देखें पिच, तो पिच यहां ये ले लो पिच, पेज नंबर 28 पे फर्स्ट पॉइंट, फाइंड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। Pitch can be found by giving its head at least one rotation and then finding the distance traveled by the screw. The distance is divided by the number of rotations. This is the pitch. Next, explain how will you determine the least count of a micrometer. Least count of a micrometer, तो least count of a micrometer का formula लिख दो। ठीक है, ये भी हो गया। Show how the zero error in micrometer screw gauge can be determined. तो zero error कैसे मिलेगा? तो this is given to us here on page number 28. On page number 28, find the zero error. ये लिख लो थर्ड पॉइंट, find the zero error. If on bringing the flat end of the screw in contact with the stud A, the zero mark of the circular scale, ये zero mark है circular scale का और ये zero mark है मेन स्केल का, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर है। अगर ओके, यहां पे देखो, ये जीरो मार्क है सर्कुलर स्केल का, ये दिस इज जीरो मार्क ऑफ द सर्कुलर स्केल एंड दिस इज जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल। ये दोनों एक ही लाइन पर है। ओके, टच करने पर पूरा सर्कुलर स्केल टर्न करने पर, जब सर्कुलर स्केल अब बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकता, तो पूरा उसको मूवेबल हमने टच कर दिया, किसके साथ? फिक्स स्टड के साथ। मूवेबल स्टड को फिक्स स्टड के साथ टच कर दिया, तो टच करने के बाद ये जो मेन स्केल का जीरो लाइन है, बेस लाइन है, और सर्कुलर के स्केल का जीरो लाइन है, ये दोनों एक ही लाइन पर होने चाहिए, यानी कोइंसाइड होना चाहिए। अगर कोइंसाइड हुआ है तो जीरो एरर नहीं है, मगर अगर ये जीरो की लाइन ऊपर जाती है तो जीरो एरर नेगेटिव है, और अगर ये जीरो की लाइन, सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल के जीरो लाइन से नीचे आती है तो एरर पॉजिटिव। ओके, वापस से, सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन अगर मेन स्केल के बेस लाइन से, मेन स्केल के बेस लाइन से अगर ऊपर जाता है तो जीरो एरर नेगेटिव है, मगर अगर सर्कुलर स्केल का जीरो वाला लाइन मेन स्केल के बेस लाइन से नीचे आता है तो जीरो एरर पॉजिटिव है। ओके, जीरो एरर पॉजिटिव है, यहां पे दिया होगा डायग्राम के साथ। ओके, ये देखो, यहां पे सर्कुलर स्केल का जीरो जो लाइन है वो मेन स्केल से, ये मेन स्केल की जीरो की लाइन है, तो ये जो लाइन है जीरो की, ये नीचे है, नीचे है तो एरर पॉजिटिव है। दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर, इट इज गिवन टू अस, पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर जीरो की लाइन, ये जीरो की लाइन है और ये मेन बेस लाइन है, तो जीरो की लाइन ऊपर है तो ये नेगेटिव जीरो एरर है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। ओके, व्हाई इज स्क्रू गेज यूज्ड? अगेन जैसा वर्नियर का आंसर लिखा था वही स्क्रू गेज का आंसर। तो टू मेजर एन ऑब्जेक्ट विच इज स्मॉलर देन 0.001 सेंटीमीटर we will have to use screw gauge. Or suppose if I need an accuracy of centimeter, I will use screw gauge. Okay, name the possible unit and measurements you will use to measure length of an auditorium. ये तो बहुत easy है। Length of an auditorium, auditorium का length I can measure in meters. Width of a given book, centimeters. Diameter of a pin, diameter of a pin I will use centimeters or millimeters. Depth of a beaker, centimeter. Diameter of a hair, diameter of a hair I can find it using centimeters. सेंटीमीटर से लिख लो, माइक्रोमीटर हम लोग यूज नहीं करेंगे, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर्स। डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड कोलकाता, मुंबई और कोलकाता के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो आई विल यूज किलोमीटर्स। टाइम टेकन टू कंप्लीट द रेस,
आई विल यूज सेकेंड्स और मिनट्स, नहीं मिनट्स नहीं, सेकेंड्स ही बेटर होगा. डायामीटर ऑफ ए बॉब, सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट, इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, आई विल यूज सेंटीमीटर्स. ठीक है. नेम द पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स. वर्नियर कैलिपर्स के सारे पार्ट हमको दिए हुए हैं. ओके, ऑल द पार्ट्स फिगर में दिया हुआ है, वो फिगर के पार्ट लेबल कर लो. फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, थिम्बल, रैचेट. ओके, ये देखो, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, इंटरनल जॉस, ये जो बाहर जो है वो इंटरनल जॉस है, ये एक्सटर्नल जॉस है. फिर उसके बाद मेन स्केल, स्ट्रिप, ये सब. अच्छा, थिम्बल और रैचेट ये सब स्क्रू गेज में. स्क्रू गेज के पार्ट्स क्या है, तो स्क्रू गेज के पार्ट्स अपने को दिया है. स्पिंडल, सर्कुलर स्केल, हॉलो सिलेंडर, रैचेट. ओके, सर्कुलर स्केल को ही थिम्बल बोलते हैं, तो थिम्बल लिख दो, ब्रैकेट में सर्कुलर स्केल लिख दो. फिर मेन स्केल, और दिस इज मूवेबल स्टड, दिस इज फिक्स स्टड, ये फिक्स स्टड, मूवेबल स्टड. और ये जो फ्रेम है पूरा, इस फ्रेम को बोलेंगे यू फ्रेम. ओके, तो पार्ट्स लिख दो. पार्ट्स लिखने के बाद यूजेस ऑफ वर्नियर स्क्रू गेज कर लिया. व्हाट इज बैकलैश एरर? बैकलैश एरर इन स्क्रू गेज, इट इज गिवन टू अस. बैकलैश एरर क्या है? दिस इज बैकलैश एरर. ओके, बाय हार्ट कर लो बैकलैश एरर. इसमें कुछ वैसे तो एक्सप्लेन किया ही है. नेक्स्ट, व्हाई इज इट कॉस्ट, हाउ कैन आई अवॉइड इट, एवरीथिंग इज गिवन इनटू दिस. व्हाई इज इट कॉस्ट, दिस इज सेकंड पॉइंट, व्हाई इज इट कॉस्ट. ओके, एंड हाउ टू अवॉइड इट, दिस इज द लास्ट सेंटेंस, हाउ टू अवॉइड बैकलैश एरर. ठीक है. हाउ कैन द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स बी डिक्रीज्ड, स्क्रू गेज बी डिक्रीज्ड. तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कैसे डिक्रीज करेंगे? वन थिंग इज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल में अगर 10 डिविजन्स है, 10 डिविजन्स की जगह पे अगर 20 डिविजन्स कर लो तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट डिक्रीज हो सकता है. सेकेंड, स्क्रू गेज का कैसे डिक्रीज करेंगे? तो स्क्रू गेज का भी वही, सर्कुलर स्केल रीडिंग पे, सर्कुलर स्केल पे जो नंबर ऑफ रीडिंग्स है उसको बढ़ा दो. नॉर्मली 100 होते हैं, उसको 200 कर दो, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट डिक्रीज हो जाएगा. और यू कैन डिक्रीज द मेन स्केल डिविजन्स. मेन स्केल के डिवीजन को डिक्रीज कर दो, तब भी लीस्ट काउंट बढ़ सकता है. ठीक है. फिर इन द ब्लैंक्स, डैश पार्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ बीकर. तो इसमें यूज करेंगे हम लोग स्ट्रिप, वी विल यूज द स्ट्रिप. डैश पार्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल डायमीटर. तो हम लोग यूज करेंगे इंटरनल जॉस. ओके, इंटरनल जॉस, इंटरनल जॉस और इनसाइड जॉस दोनों भी चलेगा. डैश इंस्ट्रूमेंट हैज द लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 मीटर. तो ये है मीटर स्केल. मीटर स्केल, मीटर स्केल वही स्केल है जो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में होता है. मीटर स्केल वही मेन स्केल, वर्नियर कैलिपर्स का जो मेन स्केल है वो भी मीटर स्केल है. स्क्रू गेज का जो मेन स्केल है वो भी मीटर स्केल है. और मीटर स्केल वही स्केल है जो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में होता है. ठीक है, तो मीटर स्केल. डैश इंस्ट्रूमेंट हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01. ओके, वर्नियर, व्हाट इज दिस? वर्नियर instrument has a least count of 0.01. oh, it is not centimeter, sorry, it is not centimeter, it is mm, तो mm अगर देंगे. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर है स्ट्रिप, सेकंड का आंसर है इंटरनल जॉस, थर्ड का आंसर है वर्नियर, फोर्थ का आंसर है स्क्रू गेज. ओके, तो यहाँ पे I mistook it for centimeters, but this is not centimeters, this is millimeters. तो अगर मिलीमीटर दिया है तो it will be vernier. ओके, और यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर is nothing but 0.001 सेंटीमीटर. ओके, अब 0.001 सेंटीमीटर किसका लिस्ट काउंट है? ये लिस्ट काउंट है स्क्रू गेज का, तो यहाँ पे आएगा स्क्रू गेज. एंड 0.1 मिलीमीटर इज नथिंग बट 0.01 सेंटीमीटर, और 0.01 सेंटीमीटर ये किसका लिस्ट काउंट है? वर्नियर का. ठीक है. फिफ्थ वन, लीस्ट काउंट विच लीड्स टू डैश इन एक्यूरेसी. लीस्ट काउंट जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी.
तो डिक्रीज लीस्ट काउंट नहीं, डिक्रीज लीस्ट काउंट, decrease in the least count, decrease in the least count which will lead to increase in the accuracy. Okay, या तो smaller is the least count which leads to increase in accuracy, ऐसा भी लिख सकते हैं. least count of a meter rule is, अच्छा यहां पे देखो आपस से यूनिट क्या दिया है, mm दिया है. हमें पता है मीटर रूल का लीस्ट काउंट है, मीटर रूल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, बट 0.1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 1 मिलीमीटर, बराबर. तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, और 0.1 सेंटीमीटर किसका लीस्ट काउंट है, मीटर स्केल का. फिर 0.01 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 0.1 मिलीमीटर. तो 0.1 मिलीमीटर ये किसका लीस्ट काउंट है, वर्नियर कैलिपर्स का, हमें पता है वर्नियर का. एंड माइक्रोमीटर का या स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना है, दैट इज 0.001 सेंटीमीटर. नाउ 0.001 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 0.01 मिलीमीटर. तो ये किसका है, स्क्रू गेज का. तो यहां पे स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर. यू हैव टू कीप एन आई ऑन द यूनिट्स, यूनिट्स पे बहुत ध्यान से देखना. नेक्स्ट टाइम पे आ जाते हैं. अब टाइम पे दो ही फॉर्मूला है. एक फॉर्मूला तो ये है, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड बाय अ पेंडुलम. एक पेंडुलम को पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है. एक ऑसिलेशन कंप्लीट कब होता है, जब वो एक्सटर्नल पोजीशन से, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन से वापस पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाता है. तो जहां से उसने स्टार्ट किया वहीं पे उसने एंड किया. दैट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन. ओके, सिर्फ वो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे गया तो कैन आई कॉल इट वन ऑसिलेशन, नो, आधा ऑसिलेशन हुआ है. तो पहले पेंडुलम एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन से वापस से पहले पोजीशन पे आएगा और वहीं पे रुकेगा जहां से उसने शुरू किया था. दैट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन. एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू बाय हार्ट. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई multiplied by square root of L upon G, where L is the effective length of the pendulum and G is gravity. Okay, gravitational acceleration उस जगह का जहां पर तुम ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो. तो अर्थ पे अगर कर रहे हो तो भाई G तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इट डजंट मेक्स अ डिफरेंस. तो टाइम पीरियड डायरेक्टली डिपेंड्स ओनली ऑन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा ये भी बाय हार्ट कर लो वरना इसको डिराइव करना पड़ेगा. T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L1 अपॉन L2. याद रखना T1 ऊपर है, T2 नीचे है, तो L1 ऊपर है, L2 नीचे है. मगर वही अगर G के साथ करेंगे ना, यही अगर G के साथ करेंगे, ये फर्स्ट फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो, ये सेकंड फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो, और यही अगर अपने को G दिया है तो G के लिए थर्ड फॉर्मूला है विच इज नॉट गिवन टू अस. सॉल्व एग्जांपल में नहीं दिया है बट आई कैन राइट इट. दिया है क्या, ओके नहीं दिया है, समवेयर ऊपर नहीं. ओके, तो ये भी लिख लेता हूं मैं. अगर लेंथ दिया है तो T1 अपॉन T2 इज स्क्वायर रूट ऑफ L1 अपॉन L2. ऊपर T1 है, ऊपर L1 है, नीचे T2 है, ऊपर L2 है. मगर यही अगर मुझे कंपेयर करना होगा टाइम पीरियड और लेंथ सेम है, ग्रेविटी अलग अलग है, तो यहां पर G2 आएगा, नीचे आएगा G1. ओके, तो ग्रेविटी दिया है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. दिस इज थर्ड फॉर्मूला. तो फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस, सेकंड फॉर्मूला इज दिस, थर्ड फॉर्मूला इज दिस. याद रखो ये फॉर्मूला, फर्स्ट वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड. सेकंड वाला कब यूज करेंगे, व्हेन वी हैव टू कंपेयर द टाइम पीरियड्स. दो पेंडुलम दिए रहेंगे और बोला जाएगा कि दोनों के टाइम पीरियड को कंपेयर करो, और कंपैरिजन के लिए दो चीजें होती है, या तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम दिया है या तो ग्रेविटी दिया है. तो लेंथ अगर दिया है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम दिया है एंड वी आर आस्क्ड टू कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम्स, देन I will use the formula T1 upon T2 is equal to square root of L1 upon L2. T1 ऊपर है, L1 ऊपर है, T2 नीचे है, L2 ऊपर है, T2 नीचे है, L2 नीचे है, T1 ऊपर है, L1 ऊपर है. मगर वही अगर मुझे कंपेयर करना है टाइम पीरियड ऑफ द टू पेंडुलम्स एंड ग्रेविटी इज गिवन टू अस, अगर मुझे ग्रेविटी दिया है
तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G1 अपॉन G2 नहीं है। ओके, यहाँ पे T1 ऊपर है तो यहाँ पे G2 ऊपर है, यहाँ पे T2 नीचे है तो यहाँ पे G1 नीचे है, ये फर्क है दोनों में। ओके, दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट, अब सीधे सॉल्व एग्जांपल्स पे आ जाते हैं हम लोग। ओके ओके, दिस इज द सॉल्व एग्जांपल्स, दिस इज एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्या दिया है? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? तो व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? बस यही है, पेज नंबर 34 पे। सिंपल पेंडुलम इज अ स्मॉल हेवी बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट S by a light inextensible thread as shown in the figure alongside. लाइट मतलब वेटलेस, थ्रेड जिससे मैंने पेंडुलम को टाई किया है, ये थ्रेड है, ये थ्रेड को लाइट रहना है यानी वेटलेस रहना है, इसका वेट नहीं होना चाहिए। अगर इसको वेट है थ्रेड को, तो फिर पेंडुलम के कैलकुलेशन में टाइम पीरियड का जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें मिस्टेक आ जाएगा, क्योंकि अब इसका इफेक्टिव लेंथ शिफ्ट हो जाएगा। तो द स्ट्रिंग हैज टू बी वेटलेस, जो भी वजन है वो पूरे इस बॉब का वजन होना चाहिए। ऑल द वेट शुड बी ऑफ द बॉब, बट द थ्रेड जिससे हमने ज्वाइन किया, इट हैज टू बी वेटलेस एंड इट हैज टू बी इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब वो लंबा नहीं होना चाहिए, वजन से, बॉब के वजन से उसको खींचना नहीं है। अगर वो स्ट्रेच हो रहा है रबर बैंड की तरह, तो अपना फॉर्मूला काम नहीं करेगा एंड वी कैनॉट फाइंड द टाइम पीरियड। ठीक है, द थ्रेड हैज टू बी इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब उसको स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, वो रबर बैंड की तरह स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी एक्सटेंसिबल एंड इट हैज टू बी लाइट, लाइट यानी वेटलेस। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। फर्स्ट, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, और इफेक्टिव लेंथ दिया है क्या? नहीं। तो व्हाट दे मीन इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम से दे मीन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम यहाँ पे दिया ही है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। पेज नंबर क्या है? 34। पेज नंबर 34 में दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, तो जब भी मैं पेंडुलम को मेजर करूंगा, तो समझो यहां से मैंने मेजर करना चालू किया, यहां से मेजर करके मैं बॉब के एंड तक मेजर नहीं करूंगा। आई विल नॉट मेजर टिल द एंड ऑफ द बॉब, दिस इज नॉट लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम यहां से शुरू होता है जहां पे उसको बांधा है, और खत्म होता है इस बॉब के सेंटर पे। ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ये जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द पेंडुलम। बॉब के नीचे तक नहीं जाएगा, बॉब के सेंटर तक रहेगा। ठीक है, यहां पर भी देखो, ये जो लेंथ है, ये लेंथ उन्होंने ऊपर से चालू किया, मगर बॉब के नीचे तक गए क्या? नीचे तक नहीं गए, उस बॉब के सेंटर तक गए, सेंटर तक। तो बॉब के सेंटर तक यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ। ओके, तो ये हो गया लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ऑसिलेशन क्या है? तो ऑसिलेशन भी दिया हुआ है यहाँ पर, all is everything is given. One complete to and fro motion is called as an oscillation. यानी ये एक्सट्रीम पोजीशन है, सपोज ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां से स्टार्ट किया, यहां से पहले वो मीन पोजीशन तक गया, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन तक आएगा, फिर मीन पोजीशन से वापस एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा, और फिर मैं कहूंगा कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। यानी जहां से स्टार्ट किया वहीं पर एंड हो गया, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। ओके, come back to its original state, it has to come back to its original state। हो गया। फिर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज नथिंग बट टाइम टेकन, तो यहां पे वो भी दिया है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम टेकन टू फिनिश वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड इट इज मेजर्ड इन सेकंड्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेशन यानी एक सेकंड में कितनी बार वो ऑसिलेट हुआ है, एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशन हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दिया है 1/t। ओके, बाय हार्ट कर लो, दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला दैट आई विल स्टडी फ्रॉम दिस चैप्टर। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t एंड t इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेशन मतलब क्या? ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है,
मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एम्पलीट्यूड नहीं बोलेंगे। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड दिया ही है यहां पे। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन आइदर एक्सट्रीम इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। मतलब ये एक्सट्रीम या ये एक्सट्रीम, मीन पोजीशन से लेके ये एक्सट्रीम तक भी एम्पलीट्यूड बोलेंगे, मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन तक को भी एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन ले लो, बट इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं बोलूंगा एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो यही है सिंपल पेंडुलम का डायग्राम, ड्रॉ कर लो। मार्क इट्स मीन पोजीशन एंड टू एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों को मार्क कर लो। Is the pendulum used in pendulum clock a simple pendulum? Explain your answer. Yes, the pendulum used in a pendulum clock is a simple pendulum. अच्छा, एक होता है सिंपल पेंडुलम, एक होता है कॉम्पाउंड पेंडुलम। तो कॉम्पाउंड पेंडुलम कैसा होता है, क्या दिया है हमें? टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है कॉम्पाउंड पेंडुलम, तो हमको पढ़ना भी नहीं है कॉम्पाउंड पेंडुलम क्या है। ओके, तो कॉम्पाउंड पेंडुलम एक दूसरी चीज होती है, गूगल करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो इट इज नॉट बीन आस्क्ड इन अवर सिलेबस, तो कर दिखाने का मतलब नहीं है। तो is the pendulum used in a pendulum clock a simple pendulum? Yes. Explain your answer. It must be given somewhere. Must be given somewhere. Okay. दिया तो नहीं है, but yes. Next, what is the time period of a seconds pendulum? seconds pendulum का time period है 2 seconds। 1 सेकेंड लिख के मत आ जाना। 1 सेकेंड उसको लगता है एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए, उसको लगता है 1 सेकेंड, मगर वापस अपनी जगह पे आने के लिए उसे लगेंगे 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड में वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। तो time period of a seconds pendulum is 2 seconds, not 1. Does it depend on the amplitude of the given oscillation? No. Time period does not depend on amplitude. Time period does not depend on weight of the bob. तो बॉब का वेट क्या है और एम्पलीट्यूड कितना है उस पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लेंथ कम करेंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। एंड द अदर थिंग दैट एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन इज ग्रेविटी, मगर ग्रेविटी तो चेंज ही नहीं होती अर्थ पे, तो इट्स ठीक है। डज इट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द गिवन ऑसिलेशन? आंसर इज नो। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम इज 1/2, that is 0.5 seconds. ओके, फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 1/t। ओके, और इसको कितना टाइम लगता है सेकंड्स पेंडुलम को? 2 सेकंड लगता है। तो ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इज 0.5, तो फ्रीक्वेंसी इज 0.5 हर्ट्ज।